सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दागी नेताओं को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने राजनीतिक पार्टी में दागी नेताओं के मसले पर सुनवाई के दौरान कहा कि क्यों न उन पार्टियों का चुनाव चिन्ह ही रद्द कर दिया जाए जो अपराधी छवि के प्रत्याशियों को टिकट देती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने केंद्र की ओर से पेश एजी के वेणुगोपाल से यह सवाल किया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में काफी बहस भी हुई। एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों का संवैधानिक हक नहीं छीन सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सजायाफ्ता प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा चुका है। इससे पहले दागी नेताओं के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेताओं के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने के भी निर्देश दिए थे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में जवाब मांगा है कि आखिर सरकार ने नेताओं के मामलों को लेकर कितनी त्वरित अदालतें बनवाई है। सुप्रीम कोर्ट केवल दागी नेताओं को लेकर ही नहीं, देश में व्याप्त वीआईपी कल्चर हो या लाल बत्ती लगाने का मामला, कई मसलों पर समय समय पर सख्ती दिखाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कार्यपालिका को नहीं भाती है। ऐसे में सवाल यह है कि जो कानून जनप्रतिनिधियों और संसद को बनाने चाहिए, उन पर न्यायपालिका को सख्ती दिखानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा। हम एक ऐसे मुद्दे को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायिका को कई बार इस बात को लेकर के कोर्ट ने सावचेत किया, कमिश्नर ने सावचेत किया कि दागियों को बाहर किया जाए। पहले भी जब सजा याफ्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही 6 साल के लिए उन्हें बाहर किया गया। लाल बत्ती की बात हो या वीआईपी कल्चर की बात हो, तमाम पहलू सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही चालू हैं। यहां सवाल यह उठता है कि विधायिका, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के मैं चर्चा करूंगा वहां पे सरकार का अपना पक्ष भी आया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि विधायिका में दखल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब ये दखल है या फिर एक आगाह किया जा रहा है कि वक्त के साथ चीजों को बदलना चाहिए। यही हमारा आज का पहलू है। हम बात सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि दागियों को टिकट देने से राजनीतिक दल को एक ऐसी संहिता बनाए, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों न राजनीतिक दलों का सिंबल को जब्त किया जाए या उस पार्टी के चुनाव को रद्द कर दिया जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए याचिकाकर्ताओं ने जब कहा कि देश के माहौल की शुद्धि के लिए अच्छे लोग आने चाहिए, उसके लिए जरूरी है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जस्टिस पानाचंद जी जैन साहब जुड़े हुए हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं, शिवचंद जी साहू साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जस्टिस साहब के पास जाना चाहूंगा। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार यह बात कही जाती है कि हर तीनों जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सबकी अपनी एक लिमिटेशंस बनी हुई हैं, सबको राइट्स दिए गए हैं। एक दूसरे के लिमिट्स जो हैं उसमें कोई भी एंक्रोच ना करे, उसमें कोई दखल ना करे। इससे अगर होगा तो स्थितियां बिगड़ेंगी। यहां बात निर्देश की है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में लोगों का यह दबाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन याचिका रही है। लोग कई बार इस बात को उठा चुके हैं कि दागियों को राजनीतिक दलों को बाहर करना चाहिए। तो क्या इसे दखल कहें या फिर वक्त की मांग है जो विधायिका को काम समय रहते करना चाहिए, न्यायपालिका को उसमें दखल करना पड़ रहा है? देखिए, समय की पुकार तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक दखल का सवाल है, संविधान बहुत स्पष्ट है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अधिकार क्षेत्र को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निरूपित किया है, बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है। प्रश्न वहां आता है जब कई बार विधायिका
न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है, अथवा उल्टी बात है कि न्यायपालिका इनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने को प्रयत्न करती है। ये प्रयत्न होता है या नहीं होता है, ये भी एक संविधान का विषय है, क्योंकि जैसे अभी एक ऑर्डिनेंस आया, इस ऑर्डिनेंस का कानून बना और कानून बनकर जो है अभी वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ऐसी स्थिति में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जा सकता है। अगर हम ये परिपाटी मान लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार न्यायपालिका को है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी कोई अदालत है जो उसकी अपील सुन सकती है और उसको निरस्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई निर्णय हैं कि ऐसे विषयों पर जिस पर एक निर्णय हो चुका है और जो संवैधानिक रूप से प्रमाणित है, उसमें न्यायपालिका, उसमें कार्यपालिका जो है या विधायिका जो है कानून बनाकर उसको निरस्त नहीं कर सकती। यहां पर प्रश्न दूसरा है, यहां पर प्रश्न यह है कि भाई विधायिका ने एक निरूपित कर दिया कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा उसका जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन निर्धारण करने का, और हमेशा ये आता है कि जो क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है उसको डिस्क्वालीफाई करने का क्या कारण हो सकता है, इसका निरूपित करता है। अब यहां पर जो प्रश्न आया वो ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश की क्या स्थिति है, आर्टिकल 141 और 142 के तहत ये स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है इस देश का कानून है। एनी डिक्लेरेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो जब इस प्रकार की स्थिति है और 142 में ये कहा है, आर्टिकल 142 में, कि संवैधानिक पीठ या संविधान के 2 जज, ये न्यायपालिका, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने भी यदि कोई निर्णय दिया है तो वह निर्णय जो है पब्लिक ऑफिसर और आदि सब पर जो है बाइंडिंग है। पब्लिक ऑफिसर पर बाइंडिंग है और सब लोगों पर बाइंडिंग है, नीचे की लोअर कोर्ट पे तो हुई। तो जब इस प्रकार की स्थिति है तो अब क्या किया जाए। आज दागी प्रश्न आता है, देखिएगा आज न जाने कितने, आज पार्लियामेंट में इतने दागी बैठे हुए हैं, रोज ये प्रश्न अखबारों में छाया रहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसके, कांग्रेस के इतने और बीजेपी के इतने और दूसरी पार्टी के इतने विधायक जो है या सांसद जो है वो आज यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको कैसे कम किया जाए। बिल्कुल 1700 किए जाने का एमएलए और एमपी हैं जो भी दागी हैं, बहुत सारी दागी हैं। अब दागी का प्रश्न आता है कि भाई दागी जो है कन्विक्शन के बाद माना जाए या उसका जो है बिल्कुल। जो उसका जो कैरेक्टर है उसको देखा जाए कि भाई सामाजिक रूप से उसकी पहचान किस प्रकार की है। क्या उस व्यक्ति की पहचान जो है एक गैर जिम्मेदार नागरिक के रूप में या एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति वो जाना जाता है समाज में, तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों खड़ा किया जाए। बिल्कुल। तो अब वक्त है कि सरकार को, राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर के इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, योग्य व्यक्ति बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। ये भी नहीं है कि आप केवल बस दागी उन्हीं पे दाव खेल सकते हैं। चलिए शिवचंद जी हमारे साथ में हैं। साहू साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक लॉयर भी हैं, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जुड़ा हुआ है। वेणुगोपाल जी जो एजी हैं उस बात को कह भी रहे हैं कि सब स्थितियां बिगड़ जाएंगे, ये अगर आप निर्देश देंगे तो एक तरह से फिर दखल होगा विधायिका में, इस स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। लेकिन जो काम विधायिका को करना चाहिए, राजनीतिक दलों को उस उचितता की बात करनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, तब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। देखिए, जहां दागियों का प्रश्न है, वैसे तो हमारे लोक प्रतिनिधि अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो अपराधी जो है वो दोषी करार होने के बाद में, जेल से छूटने के बाद में 6 वर्ष की अवधि तक निर्योग्य रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अपराधियों का संविधान में कोई स्थान नहीं है और उनको चुनाव लड़ने के लिए निर्योग्य घोषित किया गया है। इश्यू ये उठता है कि जैसा बहुत सारे ऐसे मामले आ गए, कुछ लोग जो है अपने प्रभाव से दोषी करार की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, ट्रायल को लंबा खींच लेते हैं या वो गांव को मैनेज कर जाते हैं, जिस वजह से वो दोषी करार हो नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या किया जा सकता है, ये एक विचारणीय विषय हो सकता है। लेकिन जहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट और संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति जब तक उसे दोषी करार नहीं दिया है तब तक कानून उसे निर्दोष मानेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा जो है
उस अवधारणा को देखें तो फिर ये बात सही लगती है कि किसी व्यक्ति को सजा होने से पहले ही उसको करार दे दिया जाए कि आप दोषी हो। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक निर्देश भी आया था पहले कि ये राजनीतिक लोग हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल अदालतें बने, ये प्रक्रियाधीन मामला है, ट्रायल फास्ट हो, ये प्रक्रियाधीन मामला है। तो ऐसे मामलों में मैं सोचता हूं कि आने वाले भविष्य में समय की मांग को देखते हुए राजनीतिक लोगों के खिलाफ जब अपराध होंगे, कोई एमएलए के या विधायक के जो पहले से प्रतिष्ठित रूप से होगा कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, तो उनके लिए अगर कोर्ट बन जाएगी और त्वरित मामलों का निपटारा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि अपराधियों को, दोषियों को रोका जाना चाहिए, इस समस्या का समाधान भविष्य में हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ न्याय को त्वरित हो जाए, फैसले त्वरित हो जाए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज न्यायालयों में भी हालात जो है वो अच्छी नहीं है, प्रभावी व्यक्ति मैनेज कर जाते हैं व्यवस्था को, एडजॉर्नमेंट ज्यादा ले जाते हैं, प्रकरण की ट्रायल को लंबा खींच जाते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सख्त रहना चाहिए, विशेष करके जैसा एक निर्देश आ गया कि फौजदारी मामलों का निपटारा 5 साल में कर देना चाहिए। तो ऐसे निर्देशों को जहां पर ऐसी बातें आए वहां न्यायालय सख्त करें तो इसका समाधान हो सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि वेणुगोपाल साहब क्योंकि सरकार की ओर से पक्ष रख रहे हैं और ये एक जिम्मेदारी सरकार की है, याचिकाकर्ता जिन्होंने पिटीशन फाइल की है, यहां सरकार को अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। देखिए लाल बत्ती का इश्यू है, बहुत लंबे समय तक लोगों ने कहा कि इसका मिसयूज हो रहा है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, एम्बुलेंस अटक जाती है, लोगों की सांसें अटक जाती हैं। विधायिका ने इसमें कोई दखल नहीं किया, काफी लंबे समय तक इस बात की बहस चलती रही। आखिर दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही लाल बत्ती को हटाई, जिसको लागू किया गया हाल ही में 17 में लागू किया गया। इसे लाल बत्ती को भी हटाने की जो प्रक्रिया है देश भर में, ये एक जो काम विधायिका को करना चाहिए और फिर लगता है कि न्यायपालिका बेवजह विधायिका के काम में दखल दे रही है। देखिए न्यायपालिका की मैं दखल की तो नहीं कहूंगा, उन कई मुद्दों पर लगता है कि न्यायिक सक्रियता की वजह से ऐसा महसूस होता है कि हमारे संविधान में जिस संसद को सर्वोच्च करार दिया, जिसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए, बिल्कुल, बिल्कुल, और वो जनता का भावनाओं की प्रतिनिधित्व को देखती है, वहां ऐसी स्थिति आती है कि न्यायालय तो केवल जो है पत्रावलियां देखते हैं और उसमें पत्रावली में कितनी बातें आती है उसके आधार फैसले देते हैं। प्रतिनिधि जन जन तक जाता है, उनकी भावनाओं के मुताबिक काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए कुछ ऐसी स्थिति आती है। जो चीजें विधायिका को समय रहते करना चाहिए, आज बत्ती पर रुकने की बात आती है कि आम आदमी रुकता है, कहा यह जाता है राजनीतिक दलों की ओर से कि बिल्कुल हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है, लेकिन जब भी किसी मुख्यमंत्री का रूट लाइन लगता है या फिर किसी नेता की रूट लाइन लगती है तो पूरा रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों, कहां लिखा हुआ है ये? बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जहां पर वीआईपी कल्चर को जो है प्रधानमंत्री जी ने साफ निर्देश दे दिया है और उन्होंने अपने सब सरकारों को भी कहा है कि कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होगी, आम आदमी की तरह सफर करेंगे, तो जो भी कानून की पालना करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात में सख्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद ने भी कई बार कहा है कि मेरा रास्ता के लिए स्पेशल रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग किन कारणों से जो है ऐसे प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री के चलते ही रास्तों में जो है ब्रेक लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली आजकल बाकी मंत्रियों के लिए तो कुछ है नहीं, कुछ बात ऐसी रहती है कि सिक्योरिटी पर्पज से मानना है पुलिस वालों को कि हमें वीआईपी कल्चर तो नहीं देना चाहते, हम सिक्योरिटी की दृष्टि से कई बार हम चाहते हैं कि वीआईपी जो है जल्दी निकल जाए, तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है उनको ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से फेस करना नहीं पड़े। इस वजह से कई जगह ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम देखते हैं कि यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं आशीष चौधरी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, सरकार की तो जिम्मेदारी है कि कोई दिशा निर्देश गाइडलाइन बनानी चाहिए, हालांकि बहस का विषय है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को भी यह पहल करनी चाहिए कि हम दागियों से बचें। लेकिन एजेंडा सिर्फ एक ही रहता है, दागी हो या बागी, लेकिन जिताऊ होना चाहिए। योगेंद्र, निश्चित रूप से आपने जो बात कही और जो बात कही पूरा आज देश है, इस देश के अंदर 2013 के अंदर जो सिनेरियो बना, जिस प्रकार से एक अध्यादेश लेके थे राहुल गांधी जी ने, जिस अध्यादेश को फाड़ा था, उसके बाद में देश की तमाम सभाओं के अंदर आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सब जगह कहा था कि इस संसद की सफाई करना बहुत जरूरी है। ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है और ये लोकतंत्र का मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मौका मिलता है तो 100 दिन के अंदर दागियों की सफाई कर दी जाएगी। निश्चित रूप में देश के तमाम जो लोगों के मन में एक भावना होती है
और जिस प्रकार से राजनीति के अंदर बाहुबलियों का प्रभावशाली और तमाम अपराधियों का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर जिम्मेदार जो लोग हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो एक स्वच्छ लोकतंत्र की भावना जो प्रतीत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी 16 दिसंबर 2017 को ये कहा था, और सरकार ने हल्फनामा देकर कहा था कि 1 मार्च तक 12 जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, वो बना दी जाए। और वकील साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है, बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि प्रभाव के अंदर जो पीड़ित होता है उसको न्याय नहीं मिल पाता और केस है वो डिले होता जाता है। तो आखिर इसकी क्या प्रक्रिया हो? आरोप किसी पे भी लग सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है, सब चीजें हो सकती है, लेकिन उसका निस्तारण जल्दी हो जाए इसके लिए स्पेशल 12 कोर्ट को सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और 1 मार्च से वहां पे सुनवाई के लिए कही थी ये बात, उन्होंने ये टाइम बाउंड किया था। और उसके लिए वित्त मंत्रालय जो है उसने 7.08 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिए थे कि इसका चीजें होनी चाहिए। आखिर आज एक लंबा समय बीत जाने के बाद में भी देश के सामने निश्चित रूप से जिस प्रकार से दागदारियों की जो संख्या बढ़ रही है, आज संसद के अंदर 185, जिनमें से 112 पे जो आईडीआरएफ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 112 लोगों पे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और 34% जो संसद है वो दागी है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में जहां पे लोगों को न्याय की एक उम्मीद होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं परिलक्षित नहीं होती। इसलिए न्यायपालिका सुझाव दे रही है, विधायिका का दायित्व बनती है कि वो ऐसा बिल लेके उसके सामने आती है, क्योंकि वहां पे विधायिका के अंदर भी जो बैठे हुए हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर विधायिका के स्तर पे कहीं अगर डिले होता भी है, आरसी चौधरी साहब, अच्छी राजनीति के लिए अच्छे लोग आने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हर राजनीतिक दलों के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग हैं जिस पे आरोप लग गया है कि बिल्कुल वो सब अपराधी हो गया, लेकिन जांच का एक स्तर तो फास्ट तो हो, कम से कम ये चीजें अगर अपने पार्टी स्तर पे हो, कुछ हो तो एक सामने तो आए कि हाँ, आपराधिक चरित्र के लोगों को हम लोग नहीं दे रहे हैं, एक नई पहल कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं, और जब सरकार में आएंगे तो हम इसको बिल्कुल पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, या वर्तमान सरकार में जो पार्टी है वो पहल करे। कुछ ऐसा तो पार्टी स्तर पे भी हो सकता है। वो जो आप चर्चा करें, अगर हम उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुद्दे में गंभीरता क्या है उसका ये तय नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, मेरा नहीं कर सकता। इस देश के अंदर जुडिशरी एक न्यायिक व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था ही निर्णय देती है, तो इस पे त्वरित निर्णय कैसे हो, इसलिए स्पेशल कोर्ट का गठन हो और जिसपे नेताओं पे जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई उनके अंदर हो। आज इस प्रकार से पूरे देश के अंदर 1700 के करीब 13,500 से ज्यादा उनके मुकदमे हैं। इन मुकदमों की सुनवाई तो 20 साल हो जाएगी, नेता का स्वर्गवास हो जाएगा, तब तक उसका निर्णय नहीं आएगा। तो आखिर जनता को क्या ऑप्शन मिले? या फिर दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि किसी का हक नहीं वंचित रहना चाहिए। अगर मैं जनप्रतिनिधि बन सकता हूं तो मेरा नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसकी प्रक्रिया यही हो सकती है कि सदन के अंदर जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं वो बिल लेके। मेरा एक सवाल जैन साहब से होगा। जैन साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के बीच से चुन करके आते हैं। कई बार पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि किसी में रास्ता रोकना पड़ गया, कहीं भीड़ का आप नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन पीछे से किसी उपद्रवी ने पत्थर फेंक दिया, आपका भी उसमें नाम शामिल कर दिया। बहुत सारी जगह ऐसी चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन ऐसे केसेस में क्या हो, क्योंकि अभी जो आपराधिक चरित्र के लोगों का जिनका जिक्र किया जा रहा है कि रास्ता रोका, वहां पे पथरा हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं, अब उसमें क्या हम उस दृष्टि से देखें या जनता के आंदोलन की दृष्टि से देखें? देखिएगा, जनता का आंदोलन, इस पर भी एक विषय, एक चर्चा का विषय है जी। संविधान हमारा ये कहता है, संविधान के अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के कर्तव्य बताए जाते हैं उसमें ये निरूपित किया गया है, ये लिखा गया है कि इस देश का नागरिक हिंसा से दूर रहेगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगा और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखेगा। ये इस एक कैरेक्टरिस्टिक दी है, एक कर्तव्य दिया है कि जो एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। अब इसकी छाया में आप देखें तो फिर हम क्या देखेंगे कि क्या ऐसे नागरिक जो है हमारे चुन के जाने चाहिए जो हमारे नेता हों, जो तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं। आज जो इतने हिंसात्मक आंदोलन होते हैं, इतनी तोड़फोड़ होती है, इन सब लोगों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, कानून मना करना चाहिए। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं इसमें जो है एक प्रकार का अपना सक्रियता का रूप धारण करके और इसको करे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आने वाले दिनों में एक बहस का विषय इसके साथ साथ यह भी होगा कि जो अपन बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में हमारी जो राइट्स एंड ड्यूटीज जो लिखी हुई हैं उसमें साफ उल्लेख है कि आप हिंसा का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, आपकी वजह से
किसी की जान या सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटीज हैं। लेकिन राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल जब जिसकी सरकार आती है, एक शॉर्ट मेथड के तहत जिससे लगता है कि अमुक तबका हमारे पक्ष में आ सकता है, उनके केस विड्रॉ करते हैं। जब मालूम है कि सामने इतनी भारी तरीके से संपत्तियों को नुकसान किया गया है, फोर्स पे पथराव किया है, पब्लिक को परेशान किया गया है, लेकिन एक कमेटी बनाई जाती है और फिर उन केसेस को वापस ले लेते हैं। तो ये तो और परंपरा होगी। आने वाले दिनों में देखना, क्योंकि ये काम विधायिका का है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन वो ही रास्ता निकाल रहे हैं, फिर को सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इस बात को लेकर। सर, ये जो है बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के मुकदमे जो है वापस किए जाते हैं, जहां पर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा जो है तोड़ फोड़ कर दी, रेलवे लाइन उखाड़ दी, ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों को देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट शांत रह सकती है क्या? विधायक का अगर कानून नहीं बनाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस संबंध में इंटरवीन कर सकती है कि, और जब तक जो है सरकार कानून न बना दे तब तक जो है इस संबंध में वो एक निर्देशन दे सकती है और निर्णय दे सकती है। तो ये सरकार की सक्रियता है, जो पीएल वगैरह में जो है, जो सरकार क्यों ये जो है सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की जो है यह प्रक्रिया है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो इंटरवेंशन करे और कानून बनाए। आज ये कानून नहीं बन रहा है, देखिए कानून नहीं बन रहा है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई दागी व्यक्तियों को या ऐसे व्यक्तियों को जो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, आपराधिक चरित्र का व्यक्ति नहीं है कि भाई किसी का चालान हो गया, चालान इसलिए हो गया कि उसने जो है कार को जो है रॉन्ग साइड में खड़ा कर दिया था, तो वो कोई अपराध नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, वो अपराध है लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, जिसे उसको कैरियर जो है उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनका कैरेक्टर, चरित्र हरण के संबंध में हो या नेशनल कैरेक्टर के संबंध में हो, ऐसे लोगों को हम अपना नेता कैसे चुन सकते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि भाई जो है अगर ये नहीं करती है, हम इनको निर्देशन नहीं दे सकते, कमीशन आप बना दो, लेकिन जो है इसके संबंध में चुनाव चिन्ह कौन देता है? जो चुनाव चिन्ह जो है इलेक्शन कमीशन देता है, तो उनका चुनाव चिन्ह ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है, इस आयोग जो है ये इस संबंध में जो है निर्देशन जारी कर सकता है कि जो है इनकी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह दिया है उसको विड्रॉ कर लो। तो जो पहले प्रश्न आया था कि भाई जो मेंबरशिप प्रदान करता है भाई डिस्क्वालिफिकेशन का भी ला लेट डाउन कर सकता है, तो चुनाव चिन्ह देने का अधिकार तो जो है आयोग को है, चुनाव आयोग को है, तो चुनाव आयोग जो है आराम से कर सकता है। जी बिल्कुल। आज नाटो के संबंध में एक जजमेंट आया जिसमें लिखा कि भाई राज्यसभा में नाटो का क्यों, बिल्कुल नोटो वाला जो आया ये प्रोविजन क्यों आया कि ये हम सब देख रहे हैं कि भाई दो आदमी खड़े हुए हैं, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का है, दोनों ही जो है चरित्र के संबंध में ठीक नहीं है, दोनों ही कैंडिडेट खराब है। अब क्या मेरे लिए ऑप्शन नहीं है? मेरे लिए ये ऑप्शन दे दिया आपने, क्या तो मैं इनको वोट दूं या इनको वोट दूं? मैं किसी को भी नहीं देना चाहता। तो एक इतना अच्छा निर्धारण किया था कि जब मुझे चॉइस नहीं है तो अल्टीमेटली जो है जब ये जाएगा, इसका रिजल्ट जाएगा कि भाई कौन क्या करता है, कि देखेगा इन दो को कोई जनरल पहचान नहीं कर रही है, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो कानून में बदलाव आएगा। बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपराधिक कैरेक्टर के लोगों को राजनीति, खासकर चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उनके टिकट राजनीतिक दल काटे, और बड़ी एक बहस हुई है। संवैधानिक पीठ CJI मिस्टर दीपक मिश्रा, उनके अध्यक्ष वाली पीठ ने इसका पूरा एक वो दिया, अगली सुनवाई होगी, लेकिन जो पक्ष रखा जा रहा है वो ये रखा गया मिस्टर गोपाल जो है उनके तरफ से कि ये दखल है। क्या समय रहते राजनीतिक दलों को खुद को ध्यान देना चाहिए या फिर इस दखल का इंतजार करना चाहिए हमें? देखिए योगेंद्र जी, जब ये अपने भाजपा सत्ता में आई थी NDA, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम दागियों के खिलाफ एक साल में कार्रवाई करके सारी बात करेंगे, हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, सारी बातें हुई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब आज की स्थिति में प्रधानमंत्री जी कहने की स्थिति में नहीं कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के तौर पर AG ने तो विरोध किया। AG ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, आप किसी को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकते, केवल जब देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो या देशद्रोही घोषित कर दिया तो उसको आप रोक सकते हैं, बाकी के लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन
चीफ जस्टिस ने कहा है, दीपक मिश्रा जी ने, कि हम निर्देश तो नहीं दे सकते लेकिन संसद कानून बना सकती है, जो मौजूदा कानून है संशोधन कर सकती है कि आप इस तरह के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अगर नहीं लड़ेंगे तो अब हम सुझाव दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि वो इसमें जो जिसको चुनाव चिन्ह अलॉट होता है उसका चुनाव चिन्ह वापस ले, बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़े। तो इस आधार पर कुछ चीजें हो रही हैं, क्योंकि अभी पूरी चीज तय नहीं हो पाई है। 28 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो सही है कि राजनीतिक दलों को खुद को आचार संहिता बनानी, क्योंकि देखिए यहाँ 2-3 बातें हैं। वीआईपी कल्चर को लेकर के जब याचिकाएं दायर की गई, समय रहते सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 2013 में आखिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इससे पहले 6 साल तक निष्कासित जो चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको जब सजा मुकर्रर कर दी जाती है, उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में आया, जबकि ये पहल राजनीतिक दलों की तरफ से, चुनी सरकारों की तरफ से की जानी चाहिए थी। फिर जब करते नहीं है, कोई लगता है किसी को कि बिल्कुल गलत हो रहा है तो अदालत की शरण भी जाता है। फिर राजनीतिक दलों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दखल कर रहा है विधायिका में। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है, उसके दिशा निर्देश निश्चित रूप से माने जाते हैं जी, लेकिन ये कारण है कि राजनीतिक लोगों को अपनी आचार संहिता बनानी है। बड़े राजनीतिक दल पहल करें दोनों और कहें कि हम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं चुनाव लड़ाएंगे तो रुक सकता है, लेकिन क्योंकि वहां पर संख्या बल सबके लिए महत्वपूर्ण होता है कि कौन व्यक्ति जीत सकता है, चाहे उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा हो, चाहे अपराधी हो, चाहे किसी प्रकार का कुछ भी हो, उसको हम कैसे जीत सकता है उसको हम कैंडिडेट बनाते हैं। हमारी तरफ से ये नहीं होता है कि अच्छा कैंडिडेट तो पैसे के जो 30 करोड़ रुपए खर्च होता हो चुनाव में, तो साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में होता ही नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें आचार संहिता अच्छे व्यक्ति कैसे पहुंचे और कानून बनाने वाली संसद में जो हमारे आम लोगों के हित के लिए जो कानून बनने हैं वो नहीं, इसलिए नहीं बन पाते। श्याम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस मुद्दे पर। मेरे लिए नहीं किया तो मैं तो जाता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश और उस बहस पर जिसमें दागियों को क्यों ना राजनीति में आने से रोका जाए, यानी कि जनप्रतिनिधि बनने से रोका जाए। एक बड़ा विषय है और 28 तारीख को हालांकि इसमें फिर बहस होगी, लेकिन फिलहाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों को खुद को पहल नहीं करनी चाहिए, सरकार को कानून नहीं बनाना चाहिए। संसद के कार्यक्षेत्र में दखल की जब बात की जा रही है तो वही संसद अगर पहले से इन चीजों को दुरुस्त करे तो नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई निर्देश देगी। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में था ब्रेक से पहले, श्याम जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। श्याम जी, यहां देखिए एक आदर्श संहिता की बात की जाती है, राजनीतिक दल खुद अपनी तरफ से पहल करें। क्यों, ऐसा तो है नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो रही है हिंदुस्तान की, या लोग पार्टियों के पास में ऑप्शन नहीं है कि नहीं साहब इसके अलावा हम चुनाव ही नहीं लड़ा सकते। अच्छे योग्य हर पार्टी के पास में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो ये मौका उनको क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, अब क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति पैसे वाला या अपराधी किस्म का व्यक्ति ताकतवर होता है और वो चाहता है कि राजनीति में भी उसी का उपयोग करता है और वो जीतने की कोशिश करता है। उसको इज्जत और सारी पार्टी भी वही देती कि जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है वही चंदा आर्थिक रूप से देने में ज्यादा कारगर होता है, या खुद अगर ठीक ठाक होता है तो चंदा इकट्ठा करके देने में राजनीतिक लोगों को फायदे पहुंचाता है। इसलिए राजनीतिक दल चाह करके भी बहुत सारी जो प्रधानमंत्री आए थे सत्ता में तो उन्होंने बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत किए थे कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने नेताओं के जो केसेस हैं उसको निपटाने के लिए क्या विशेष अदालत देश में कोई बनाई है, कितनी बनाई है, संख्या बता दीजिए। अब उसमें देखिए कि राजनीतिक लोगों में सड़ान आती है, ये तक के कहा जा रहा है। इसलिए कि राजनीतिक लोगों की भलाई नहीं करते। अब वो खुद को स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए राजनीति करते हैं और राजनीति में आके जीतते हैं चुनाव। ये सबसे बड़ी जो स्थिति पैदा हुई है उसी कारण है कि राजनीतिक दल में स्थितियां खराब हुई है और वहां पर जो पहले भ्रष्टाचार कम होता था, सेवा की दृष्टि से जो लोग आते थे वो नहीं आते, अब व्यवसाय की दृष्टि से राजनीति करते हैं लोग। बिल्कुल उसको कहा जाता है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतना पैसा वसूल करूंगा। ये जो प्रवृत्ति लोगों के अंदर आ गई है उसी का परिणाम है कि जो अपराधी किस्म के लोग भी इसमें आकर के अपने अपराधों को छिपाने का प्रयास भी इसी राजनीतिक तौर पर करते हैं। उनके ऊपर केस दर्ज नहीं होते,
उन पर केस होते हैं तो उनको खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, जो नेता अपना आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वो आकर के इसका दुरुपयोग करते हैं, या वो लोग जो पैसे वाले हैं वो अपने आप को स्थापित करने के लिए राजनीति में आते हैं। सेवा करने की दृष्टि से अब कम लोग आते हैं, इसलिए ही आज जो वातावरण बिगड़ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि आम लोगों के हित में काम नहीं हो रहे हैं। अब अगर सही हो दोनों दल बड़े बैठे या बाकी बड़े दल बैठे कहें कि भाई इस तरह के हम आचार संहिता बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, एजी की तरफ से दे दें कि हम ये तरीके से हम लागू करेंगे, इसलिए कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी बड़े तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई चीज आपको ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को दे रखा है। अब उनका संसद करे, जैसे 3 तलाक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने में कानून बना के प्रस्तुत करो, तो यहाँ पर भी चुनाव आयोग को सुझाव दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कि इस प्रकार से आप इस प्रकार का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो आप उससे चुनाव चिन्ह ले लीजिएगा। तो ये चीज अगर लागू की जाएगी तो निश्चित रूप से राजनीति में जो गलतपन आ गया। श्याम जी यहाँ एक सवाल है आपसे मेरा, ये तो तय माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तलखी और जो सख्ती है वो आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो रंग दिखाएगी, तो राजनीतिक दलों को खुद को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहे हैं कि 1 साल पहले जब हमने कहा था कि ट्रायल फास्ट हो, अदालतें आप खोलिए ताकि डिस्पोजल जल्दी हो सके, ये बात सही है कि अपराधी कैरेक्टर क्या उस अपराध का, कि आपने कोई जनता से जुड़ा कोई इश्यू था, क्या था उसमें भी, कि आपकी भूमिका क्या है, क्योंकि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि आप हिंसा का हिस्सा नहीं बने, वो उसका पार्ट है। और अगर आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, भीड़ है, तो कम से कम जल्दी से जल्दी उस मामले का निस्तारण तो हो। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि सरकार ने इसमें क्या किया है, तो 1 साल तक आप खामोश रह रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो इससे स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो बिगाड़ने की पोजीशन क्यों की जा रही है? सरकार को तो पूरा समय दिया जा रहा है। देखिए, मैं रविंद्र जी मैं ही तो कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी उसके बाद पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था कि हम आपराधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तत्काल सांसद है उनके खिलाफ जिस प्रकार से 1 साल में उनकी वो परिणाम लाके सामने रखेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको समय दिया था, आपने कोई अदालत नहीं खोली, कोई प्रयास नहीं किए, और आप चाहते ही नहीं कि राजनीति में गंदे लोग दूर हो, अच्छे लोग आए, सेवाकारी लोग आए, या देश में भला करने वाले लोग आए, देश हित वाले लोग आए। नहीं चाहते राजनीतिक लोग, तो वही चाहते हैं कि पैसे वाले आए, अपराधीकरण के आए, उनके कारण वो कैसे सर्वाइव करके। दलों में संख्या की दृष्टि से होता है कि अपराधी जीत जाता है तो कभी कभी होता है कि उसको मत चाहिए, उसका चाहे कितना भी अपराधी हो उसको लाड प्यार करेंगे, उसको सब सम्मान भी देंगे, मंत्री बना देंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये राजनीति से हट करके देश हित में और आम लोगों की सेवा के लोग किस प्रकार से अधिक राजनीति में जीते, इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए, ये कदापि नहीं चाहता है। वो चाहते हैं अच्छे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति आकर के चुनाव। मैं साहू साहब के पास में जाना चाहूंगा। साहू साहब, यहाँ बहस का एक विषय ये हो सकता है कि आप की जो आपराधिक आरोप आप पे लगे हैं उसका नेचर क्या है, कि आपने जनप्रतिनिधि के रहते को आंदोलन किया, या फिर आप पार्टी के पदाधिकारी थे, देश भर में बंद था, आपने आंदोलन किया, कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन यह जिम्मेदारी तो सरकार की है कि ट्रायल फास्ट हो सके, उसके लिए अदालतें खोले, व्यवस्था करें। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक लोगों के मुकदमों के निस्तारण के लिए अदालतें खोलने का निर्देश दिया है, तो सरकार को पालना करनी चाहिए और सरकार पालना कर भी रही है। अब ये बात अलग है कि कोर्टों का एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसमें कुछ प्रक्रिया में टाइम लगता है, पहले बजट सैंक्शन होता है, फिर हाई कोर्ट से भी परमिशन मिलती है, सरकार भी अपने स्तर पर व्यवस्था करती है कि कितनी कोर्ट कहां पर किस तरीके से हो। तो ये प्रक्रिया अधीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसी कोर्टों के लिए बजट भी सैंक्शन हुआ है। लेकिन सरकार निर्देश बहुत सारे आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी हाई कोर्ट का आदेश आ गया महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, कि पोस्को के मामले में निस्तारण में डिले हो रहा है, तो ये पोस्को कोर्टें होनी चाहिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट को भी 59 पोस्को कोर्टें जो है खोलनी पड़ी। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोर्टें खुलेंगी, शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था होगी, और सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई अपराधी बचे। ये बात अलग है कि अपराधी सिस्टम को मैनेज कर जाता है, जो सरकार के कंट्रोल की स्थिति में भी नहीं आ पाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राजनीतिक दलों की तरफ जो हस्तक्षेप की बात कही, वो कहने के बजाय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसे ये बात तो उस उम्मीदवार पर भी थोपी जा सकती है। राजनीतिक दलों को तो कई बार पता ही नहीं होता कि हमारा उम्मीदवार बना है,
उसके खिलाफ कितने मुकदमे कई बार फैक्ट छुप के भी रह जाते हैं। तो क्यों नहीं जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वो चाहे निर्दलीय है चाहे किसी पार्टी का है, उस पर ही निर्देश क्यों नहीं आ जाए कि जो व्यक्ति दोषी करार होगा, जो न्यायालय से जो है दोषी करार दे दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को अपने शपथ पत्र में लिखना होगा और उसमें शपथ पत्र में लिखा है तो उसके आधार पर उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर फैक्ट छुपा दिया, सामने वाले ने दे दिया, तो भी उसका आवेदन रिजेक्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा प्रभावी कदम उठाया जा सकता है और ये बातें आने वाले समय में होनी है। मैं किसी सी बात जरूर कहना चाहूंगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम के माध्यम से। लोक प्रतिनिधि अधिनियम में ये व्यवस्था है कि दोषी व्यक्ति को 6 साल के लिए निर्योग्य किया जाएगा। इस अवधि पर विचार किया जा सकता है कि अवधि 6 साल के बजाय क्यों न ऐसा हो जाए कि वो दोषी व्यक्ति न्यायालय ने दोषी दे दिया उस दिन से, तो उस दिन से हो जाए। ये चीजें यहाँ ये चीजें आगे आने वाले समय की है जी। लेकिन सरकार तो कुछ पहल करे अपनी तरफ से, कुछ भी करना है, एक मैसेज तो जाना चाहिए पब्लिक के बीच। जिन लोगों को लगता है कि देश में जो सियासी तरीका है वो ठीक नहीं है, यहां रोका जाना चाहिए ऐसे लोगों को, तो सरकारों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से वो पहल दिखती नहीं है। इसी वजह से लोग अदालत की शरण में जाते हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों की ओर से ऐसी पहल होनी चाहिए और आने वाला समय इस बात का तकाजा करेगा कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आएंगी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई कॉमरेड हो, कोई सी पार्टी हो, जैसे जैसे अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर चुनाव में ये मुद्दा तो उठता जा रहा है कि अपराधियों को जो है इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाए। तो आने वाले समय में ऐसे प्रस्ताव आएंगे और होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को संविधान के दायरे में रहते हुए तो कुछ कहने का है। मूल रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की पालना करना, संविधान की व्याख्या करना। कहीं भी संविधान में कोई ऐसी चीज है जो दोषियों को रोकती है और ऐसी स्थिति में सरकार उसकी पालना नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करके कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये अवधि का मुद्दा भी आता है तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। और ये अगर ऐसी बातें आएंगी तो निश्चित रूप से सरकारें भी चाहे कोई सी हो, निश्चित रूप से विचार होंगी। आने वाले समय में इस तरीके के मुद्दों पर संसद में और विधानसभा में चर्चा होगी कि ज्यादा से ज्यादा दोषियों को दूर किया जाए। नीचे स्तर पर पंचायत राज और नगर पालिकाओं में करीब करीब सभी स्टेट में एक इश्यू तय हो चुका है कि जिस पर आरोप लग गया, न्यायालय ने आरोप लगा दिया, ऐसा पंचायत राज का या नगर पालिका का कोई भी प्रतिनिधि है वो निर्योग्य करार हो जाएगा। तो ऐसी संभावना आने वाले समय में सांसद और विधायकों के लिए भी हो सकती है। चलिए आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। कोई सी भी राजनीतिक दल अछूते नहीं है। मेरे पास में जो आपराधिक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का, ये जो एफिडेविट्स जिन्होंने चुनाव लड़े और उस दौरान दिए एडीआर के माध्यम से, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, बड़ी रोचक स्थिति है। 1675 एक डेट है पर्टिकुलर, उस डेट तक 1675 सांसद विधायक बीजेपी के, जिसमें से 523 अपराधी हैं जिन पे आरोप लगे हैं और 337 ऐसे हैं जिन पे गंभीर नेचर के आरोप हैं। इसी तरह से कांग्रेस में 945 हैं जिसमें से 248 पे आरोप लगे हैं और 141 पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो जो संख्या है उसके आधार से दोनों में कोई कमी नहीं है, बड़ा एक आंकड़ा कहा जा सकता है। इतनी पॉपुलेशन में, इतने वर्कर्स में क्या दूसरे को नेता नहीं मिलते या तलाशा नहीं जाता है, या राजनीतिक दल सिर्फ अभी डिपेंड उसी पे हैं कि जिताऊ होना चाहिए चाहे कैसा भी हो? ये निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मंगलवार को जो तल्ख टिप्पणी की, वो किस बात को लेकर की? अभी राजस्थान के अंदर धौलपुर में उपचुनाव हुआ। धौलपुर का उपचुनाव किस बात का था? धौलपुर से जो विधायक थे उन पे चार्ज फ्रेम हो गया, उन्हें कोर्ट ने सजा कर दी। सजा होते ही उनका जो सीट है वो निरस्त हो गई और वहां पे उपचुनाव हुआ। यहाँ पे जो मुकदमे लंबित रहते हैं लंबे समय तक अपने प्रभाव से, चाहे उनका चालान नहीं हो, चालान हो तो कोर्ट के अंदर वहां पे अपील पे चलता रहे, वहां उस केस का डिस्पोजल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा और केंद्र की सरकार ने कहा कि 1 मार्च से हम कोर्ट को खोल देंगे और उसके अंदर इनकी शीघ्र, जैसे फास्ट ट्रैक अदालतों की तरह यहाँ पे शीघ्र सुनवाई होगी और जल्दी ही इन मुद्दों का निस्तारण कर दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप कोर्ट नहीं खोल सकते तो क्यों ना ये सब चीजें की जाए। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं पार्टी के तौर पे छुपा लेता हूं मेरे अपराध के मुकदमे, लेकिन जब मैं एफिडेविट देता हूं, वहां पे डिक्लेरेशन करता हूं, तो मेरे पे क्या मुकदमे हैं ये मुझे इलेक्शन कमीशन के अंदर लिखते होते हैं। अगर मैं पार्टी से तो छुपा लेता हूं, पार्टी मुझे टिकट दे देती है, जब मैं इलेक्शन कमीशन में मेरा अपना नॉमिनेशन फाइल करता हूं तो क्यों ना मेरा सिंबल
हटा दिया जाए, क्यों ना मुझे एक निर्दलीय के तौर पे वहां पे चुनाव लड़ा जाए। निर्दलीय सब बातों को लेके पार्टी से हो, दोनों ही तरफ से होना चाहिए। निर्दलीय अपराधी क्यों है, इस बारे पर ये जो चीज कही आज, जरूरी ये है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने बार बार इस संसद की सफाई की बात कही थी, राजनीतिक दलों की बात कही, संसद के अंदर जो पिछले 2009 के अंदर 158 थे, आज 100 बढ़ के 85 हैं, और इसके अंदर जो 2/3 हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, 112 पे गंभीर मुद्दे में। जरूरी आज ये है कि जो हमारा संकल्प था, जो हमने इस देश की जनता से किया, संसद में जाने के बाद में क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्यों तक टिप्पणी करनी पड़ रही है? मैं 2009 के अंदर मेरी पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव लड़ा। आपको क्या लगता है सरकार इसे इग्नोर कर रही है? अगर ये तल्ख टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रही है, कानून बनाने का काम संसद का है, कानून की पालना करवाना काम है वो सुप्रीम कोर्ट का और कार्यपालिका का है, वो ये कह रही है कि ऐसे लोगों को कैसे रोक सकते हो? अब निश्चित रूप से राजनीतिक दलों पे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे मुकदमे होते हैं, वो द्वेषता के मुकदमे हो सकते हैं और हो सकते हैं, लेकिन क्या उसका समय रहते हुए उसका निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को बड़ी साफ सुथरी संसद मिले, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वो स्वच्छ हो। ये सुप्रीम कोर्ट की भावना है, और उस सुप्रीम कोर्ट की भावना पे आज केंद्र की जो सरकार है वो कहीं पे कोई गठबंधन की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। हर चीज पे आप अध्यादेश ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं, क्यों ना इस पे चर्चा की जाए? अगर आपकी मंशा है तो उस पर चर्चा करनी पड़नी चाहिए। आपको मनसा पे संदेह है? मनसा पे जिस प्रकार से जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जो बात कही है, वेणुगोपाल जी ने वो तमाम सब चीजें कही है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप संसद के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। संसद में हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट भी एक इसका पार्ट है, वो तो करे, वो सब चीजें देखिए। कांग्रेस में अगर बीजेपी ने श्याम जी जो सीट खाली हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर जो निर्णय किया कि 6 साल तक लंबित रहेगा और रहेगा, कांग्रेस पार्टी भी यूपीए 2 के अंदर गठबंधन की सरकार थी, उस गठबंधन की सरकार में भी कैबिनेट ने एक अध्यादेश लेके आए, उस अध्यादेश को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। यहाँ पे एनआरसी और यूथ के जब चुनाव होते हैं तो हमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है फेम, जो उसकी जांच करता है, हमें उस पर रोक दिया जाता है। तो निश्चित रूप से एक शुरुआत 2009 में कर दी हमने। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप वर्तमान सरकार को घेर रहे हैं, उन पे आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का भी जो स्टेप था जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अध्यादेश को फाड़ दिया था, ये राहुल गांधी जी का भी उचित कदम नहीं है, क्योंकि कैबिनेट, देश की कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें पार्टी के किसी पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि उस अध्यादेश को आप फाड़ करके किसी भी पार्टी का किसी भी चीज के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया। आज कानून देश के अंदर सरकार भाजपा चला रही है, इसका मतलब किसी दूसरे राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। ये एक इच्छा है, एक ये इच्छा शक्ति है कि हम ऐसा चीज चाहते हैं, उसका फाड़ने का मतलब एक विरोध का तरीका है। विरोध के तरीके के अंदर ये है कि ये सब चीजें, देश का कानून है, 6 महीने के लिए उस देश का कानून भी है, वो नागरिक इस तरह का अपराध करेगा। आप तो मुझे कानून फाड़ने से खत्म थोड़ा हो जाएगा। जैन साहब कुछ कह रहे हैं जी। देखिएगा, आप मुझे ये बतला दो कि दोनों पार्टीज में क्या कोई अंतर है? मैं एक नागरिक हूं, मेरे दृष्टिकोण से जैसे आप हैं वैसे ही आप हैं। आपके कर्मों की वजह से जो है ये इलेक्शन का कानून बना, और उस इलेक्शन के कानून में आपके राज्य के समय ये निर्देशन दिया गया कि एफिडेविट देंगे। क्यों हुआ ये? क्या उस समय ये स्थिति नहीं थी? आज मान लीजिएगा, आज कोई भी कानून देखेगा, आज ये ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए, आपकी पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है क्या उस कानून को? आप रोज कानून में, राज्यसभा में, रियासभा में जो है अपनी जो है मेजोरिटी की वजह से जो है आप कानून लेकर के आए और आप कानून बनाने की बातें करते हो। देखिए, आपने कहा कि मेरी पार्टी वहां पे उस जो आपने कहा कि 3 तलाक का जो बिल लेके उसमें आपकी पार्टी स्वागत करती है या नहीं करती है, उसका बिल का समर्थन करती है या नहीं करती है। इस संसद के अंदर जरूरी नहीं सभी जो सांसद हैं वो किसी भी बात का स्वीकार्यता करें या ना करें, ये उसका हक है, लेकिन इस देश के अंदर कानून बनाने का काम संसद का है। जहां पे बहुमत की सरकार है, जहां पे बहुमत सदन का जो नेता है उसका दायित्व बनता है, और सुप्रीम कोर्ट किसी कांग्रेस पार्टी को इंगित नहीं कर रहा, वो सरकार को इंगित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट किसको इंगित कर रहा है? हंगामा करें या नहीं करें आप, लेकिन यार आप अपनी मंशा, अगर आप तो इस प्रकार से जैसा आप कह रहे हो जैसे भारतीय जनता पार्टी के, मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि दल वहां पे रखे तो सही, जिसका चरित्र पता चल जाएगा कौन दल विरोध कर रहा है कौन नहीं कर रहा, रखे तो सही वहां पे। अरे सर, हम आपके फिर क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लग जाएगा? फिर आपकी संसद गौण हो जाएगी, संसद गौण हो जाएगी, इसमें क्या होगा? फिर संसद गौण हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कहते कानून हो जाए, फिर ऐसे मैं ये कह रहा हूँ आप शामिल थे उसमें। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि साहब संसद को हक है, वोटों की राजनीति आती है दोनों के लिए। देखिए अगर इस देश के अंदर इसका मतलब तो राज सही हो जाना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र की खूबी यही है कि हम चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र की खूबी यही है कि हम चर्चा करें, और लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष है,
देखिए ये तो जज साहब आप ज्यादा बेहतर जानते हो, आपने ज्यादा चलाई, मैं नहीं जानता, मैं तो नागरिक हूँ, साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। आपने फैसले दिए इस हमाम के अंदर अगर न्यायपालिका नंगी हो जाएगी, अगर न्यायपालिका जज बाहर आके इस देश की जनता के सामने अपील करेंगे, निश्चित रूप से आपका कहना ठीक हो सकता है कि हमाम में सब नंगे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जब जनता की अपील से करें तो निश्चित रूप से लग रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। उसमें भी राजनीति चले, लेकिन साहू साहब आप पे सीधे आरोप लगाए आसिफ चौधरी जी ने एक जैसे कि वर्तमान सरकार की ड्यूटी है कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, सरकार की मंशा नहीं है कि आपराधिक कैरेक्टर के लोगों को रोका जाए। ऐसी बात नहीं है। संविधान संशोधन की जब बात आती है तो उसमें साधारण बहुमत से काम नहीं चलता, और वो भी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में चाहिए। और जैसा हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो है अपराध से संबंधित रोकने का जो बिल जो मनमोहन जी ला रहे थे उसको जनता के सामने ही फाड़ दिया, और वो आज उस नेतृत्व कर रहे हैं संसद में। तो ऐसी स्थिति में सामने स्थिति है कि कांग्रेस उसको सपोर्ट करने की स्थिति में है नहीं। हम एक एक्ट लाए और फिर उसी में रसाकसी करें, अच्छे मुद्दों के बजाय उसी में ही सारा संसद का समय जाया हो जाए, तो फिर मीडिया कहेगी ये तो इनको पता ही था कि डिस्प्यूटेड एक्ट है, पहले भी राहुल जी ने इसको फाड़ दिया था, उसके बावजूद भी ये संसद में लेके आए हैं। तो इनका इरादा जो है केवल राहुल बाबा से विवाद पैदा करना है, इनका कोई एक्ट पास कराना नहीं है, ऐसा मीडिया की झेलना पड़ सकता है। देखिए वर्तमान सरकार के पास में मेजोरिटी है, मेजोरिटी के चलते अभी कोई बाध्यता नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखिए थोप नहीं रहा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने 1 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बताइए कि हम इस नेचर को रोकने के लिए हमने यह पहल की है। हाँ, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो त्वरित न्यायालय की बात कही उसमें कर रही है सरकार ने, वित्तीय सैंक्शन दे दी है, और मैं सोचता हूं कि आने वाले चंद दिनों में जो है ऐसे कोर्टें खुल जाएंगी जो राजनीतिक लोगों के लिए जल्दी निर्णय देंगी। पहले संख्या में कम होगी, जैसे 12 कोर्ट हिंदुस्तान के लिए कोई मायना नहीं रखती। ऐसी स्थिति में मैं तो चाहता हूं कि हर स्टेट में कम से कम एक कोर्ट हो जो राजनेताओं के सांसद और उनके निर्णयों का निस्तारण करे। और जब शुरुआत होती है तो पहले कुछ कोर्टों से होती है, आने वाले समय में हर स्टेट में अपनी ऐसी कोर्टें संभावित हैं जो राजनीतिक मामलों का निस्तारण करेंगी, और राजनेताओं के निर्णय शीघ्र हो जाएंगे तो कोर्ट किसी को दोषी करार दे देगी तो वो निर्योग्य हो जाएगा, आने वाला चुनाव लड़ नहीं पाएगा। ये सारी स्थिति है। लेकिन आज जो जीत के आ गए उनको तो ना मोदी जी हटा सकते, ना संसद हटा सकती, ना राज्यसभा हटा सकती। वो तो 5 साल जनता ने मैंडेट दिया है, वो उसके अनुसार रहेंगे। हमारी कोशिश है, हमने कोशिश की भी है। हमारे एक मंत्रिमंडल के सदस्य पर आरोप लगा जो राजस्थान के थे, जो निहाल चंद मेघवाल, और उसके कोई निगरानी भी थी, हालांकि कोई अंतिम कोर्ट से उसका हुआ भी नहीं था, लेकिन न्यायालय में भी निगरानी हुई, कोर्ट ने एक प्रसंज्ञान लिया। उस संदर्भ में भी हमने जो है उनको निर्देश दिए भी आप जो है न्यायालय में मामला चल रहा है, आप इस्तीफा कुछ कह रहे हैं, इस्तीफा दिया। जैन साहब कुछ कह रहे हैं जी, सबसे राजनीति की हामी है जी। मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टी ये विषय जो है सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें। जितने लोग आप जो है आपराधिक प्रवृत्ति के एमए और एमपी और एमएलए हैं, आपकी पार्टी में भी है, उनकी पार्टी में भी है, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई देखिएगा जब सुप्रीम कोर्ट क्या करे बेचारा, अब क्या करे, पार्टी कुछ करना नहीं चाहती है। पार्टी ने पहले, जैसे मैं अभी कह रहा था, इलेक्शन लॉ में सबसे पहले ये बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस देश का वो सबसे गरीब से गरीब नागरिक जो एक मतदाता है वो सबसे प्रभावशाली और सबसे जो है उसमें उसके वोट में जो ताकत है वो किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है। इसके लिए जो है उसे ये जानने का अधिकार है कि आपको आपके लिए जो कानून बनाने वाला व्यक्ति है क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो चरित्रवान व्यक्ति है, या वो ऐसा कानून बनाएगा जो स्वयं के चरित्र के ऊपर लागू हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया और उस संबंध में जो है कानून आपने ये बना दिया कि एक हलफनामा दे दो। आपके पास 50 मुकदमे चल रहे हैं, उस 50 मुकदमे से डिस्क्वालिफिकेशन, चुनाव तो लड़ लो आप, लेकिन एक हलफनामा दे दो। हलफनामा देने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्जरी का मुकदमा चलेगा। तो एक कानून जो आपने बनाया, जो कानून जो है इनके राज में बना, कांग्रेस वालों के राज में, या जिस कानून को आप आज तक भी लागू की हुई हैं उसमें ये स्थिति आई। तो प्रश्न ये है कि कानून भी तो ऐसा बने ना जो एक न्याय संगत हो, जो जिसका क्रियान्वयन आराम से हो सके। अब यहां सुप्रीम कोर्ट बेचारी इतनी सी तो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो है आप नहीं बनाते हो तो फिर हमें देना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को दे ही सकते हैं। उन्होंने वही बात कही कि साहब जो हम तो एफिडेविट की बात है, साहब एफिडेविट ज्यादा है, एफिडेविट दिला लीजिएगा इनसे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरवीन करेगी।
और सुप्रीम कोर्ट क्यों ना इंटरवीन करे? एक नागरिक का मेरा अधिकार है, मुझे जानने का अधिकार है कि मुझे चुनाव जो लड़ रहा है मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, जो कानून बना भी सकता है ग्रीवेंस। आप कितने लोग हैं आपके यहाँ पर जो कानून को जानते हैं? और कानून इस प्रकार का बन रहा है आजकल कि जिससे जो है हर कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। जब एक घंटे में ऐसा होगा, 1 घंटे में 13 बिल पास करवा दिए जाते हो, जो बिल प्रदेश का देश का कानून बनने जा रहा है, अगर उस पर किसी तरह की डिबेट नहीं है, उस पर कोई अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है या कोई उसमें हो क्या रहा है लोगों को पता नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि संसद हो या चाहे विधानसभा हो, ये इस तरह की जो संसदीय प्रणाली है हमारे यहाँ, या जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग ऑफ हाउस है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत कारगर है। ये एक विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए इश्यू ये नहीं है कि कौन किसके जो अधिकार क्षेत्र है उसमें दखल दे रहा है, दखल की बात नहीं है। समय रहते राजनीतिक दलों को, संसद को, विधानसभाओं को इस बात पर तय करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के, कि एटलीस्ट बिल कोई भी हो, चाहे अगर हाउस के अंदर किसी भी तरह का गतिरोध भी होगा तो हम बिल पास नहीं कराएंगे जब तक उस पर बहस नहीं होगी। एटलीस्ट उस जो एमएलए है, जो जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र का बना हुआ, उसको तो उस बिल के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे बिल में आ क्या रहा है। और ये भी एक वही स्थिति है कि आप आपराधिक कैरेक्टर के लोगों को रोकेंगे नहीं, ये आपको खुद को बनाना होगा। अगर आज किसी ऑफिस, कोई भी ऑफिस है या कोई भी इस तरह का औद्योगिक घराना है, वो अपना एक तय करता है कि मुझे इस तरह की आचार संहिता या मुझे इस तरह की गाइडलाइन तैयार करनी है कि इस कैरेक्टर के लोगों को नहीं लूंगा, इतने बजे बाद में लड़कियां काम नहीं करेंगे, इतने बजे बाद में ये नहीं होगा, इतने बजे बाद ये नहीं होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि समय रहते उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हमारी जो विधायिका है उसको भी अपनी तरफ से देखना चाहिए। इश्यू ये नहीं है कि कौन किसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है, ये तो खुद को आपको तय करना होगा। श्याम जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या वास्तव में ये तो एक बानगी भर है जिसपे अभी इतना कुछ हो रहा है, आने वाले दिनों में तो ऐसे कई चुनौतियां होंगी संसद के सामने, विधानसभाओं के सामने, कि जो बिल का जैसे मैं जिक्र कर रहा था, 1 घंटे में 13 बिल पास हो जाते हैं। योगेंद्र जी, मैं और आप विधानसभा में देखते हैं कि 4 या 5 या 7 विधायक जो होते हैं वो बिल पे बोलते हैं, कि बोलते ही नहीं, उनको पता ही नहीं रहता। कोई तो हाथ खड़ा करवाते हैं कि हाथ खड़ा करो, किस पे, जब उसको तो पता ही नहीं किस पे हाथ खड़ा कर दिया कि पार्टी का तो कहा जा सकता है कि विधानसभा में वो लोग चुन के जाएंगे जो कि समझते हो बिल के बारे में, बिल क्या होता है, कैसे पारित होता है, किसके लिए बनाया जा रहा है। सही बात है, आप शोर शराबे में पारित होते बिल। आप में भी देखता हूँ कि लास्ट में आप विधानसभा आएगी, अभी 3 दिन में विधानसभा में ये 10-12 बिल पास कराएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बात ही नहीं होगी। अच्छा, विधायक समझते ही नहीं है बिल क्या। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि ये विडंबना का विषय, अधिकारों की बात हो या सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की बात हो, ये तभी हो पा रहा है कि जब विधायिका कमजोर हो रही है। कमजोर क्यों हो रही है? कि आपके हाउस की मीटिंगें कमजोर हो रही हैं, कम हो रही हैं, लगातार बैठकों में गिरावट आ रही है, सीनियर लीडर से रुकते नहीं है, बहस वैसी सार्थक हो नहीं पा रही है। पार्टियां अपनी तरफ से जिस दिन हाउस शुरू होता है उसके 1 दिन पहले एक लंच के बहाने या डिनर के बहाने बुलाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि गपशप होती है और मीटिंग शुरू हो जाती है। सीनियर लीडर्स की ड्यूटी है, किसी भी राजनीतिक दल के हों, कि संसद की और विधानसभाओं की परंपरा है, उसका हम सबको पालन करना है। देखिए, विधायिका मजबूत रहेगी, सारी चीजें मजबूत रहेंगी। देखना चाहिए अगर कहीं कमी है तो उसे दुरुस्त खुद विधायिका करे, किसी के दखल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों उस पर बहस हो कि किसका अधिकार क्षेत्र है, किसका नहीं है। लेकिन तभी होता है कि जब विधायिका महज एक ये मान करके चले कि हाउस की प्रोसीडिंग एक अलग प्रक्रिया है और हाउस कम समय चले ताकि सरकार घेरने में नहीं आवे, सरकार के सामने कोई चुनौतियां ना हो, तब तो यही स्थितियां बनेंगी। आए दिन कोई ना कोई जो भी व्यक्ति है वो याचिका लेके जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से उसे भरोसा है, क्योंकि जब विधायिका भरोसा तोड़ रही तो कहीं ना कहीं तो जाएगा कुछ चीज। हर आदमी चुनाव जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, अगर नहीं बन सकते तो उनके पास सामने संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि अपने अदालत में जाइए। तो समय है, यह बहस का विषय है कि विधायिका को अपनी मजबूती के लिए खुद को तय करना होगा, वो पैरामीटर्स, वो मापदंड जिसकी वजह से आज सवाल उठ रहे हैं। अगर ये दुरुस्त नहीं होंगे तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा, और अगर कानून बनेंगे समय रहते तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई बात इस बीच में आएगी। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उसको कानून का रूप लिया और उसके बाद में आज हम पालना कर रहे हैं। ये विधायिका की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उसी तरह से करे जो संविधान की आत्मा में लिखा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।